सरप्राइजिंगली एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम कुछ इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड होता है, वो हमारे सामने आती है, जो कि इस वायरलेस ब्रॉडबैंड को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड रहती है। 11 जून 2013 को उसी दिन शाम को ये पता चलता है कि रिलायंस ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है। शुरुआत में जियो ने एक-एक आधार कार्ड पर 8-8 फ्री सिम्स अलॉट करना शुरू कर दिया था। बाकी के देशों के मुकाबले इंटरनेट की प्राइसेज़ इंडिया में अभी भी कम हैं और 6G लॉन्च करने के लिए उन्हें फर्दर अपनी टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वर्कफ़ोर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे ज़ाहिर-सी बात है कि प्राइसेज़ और ऊपर जाएँ। या फिर इस पूरे के पूरे ओलिगोपोली गेम से बचने के लिए बीएसएनएल को इस गेम में आना ही होगा। हम सबने अपने बचपन में एक कहानी ज़रूर सुनी होगी कि एक गाँव में एक बूढ़ा किसान रहता था, जिसके 4 बेटे रहते थे। वो हमेशा आपस में लड़ते-झगड़ते रहते थे और वो बूढ़ा किसान नहीं चाहता था कि उसके बेटे आपस में लड़ते-झगड़ते रहें। तो एक दिन वो बूढ़ा किसान जाता है और कुछ लकड़ियों के गट्ठर लेकर आता है और बारी-बारी से उनको बुलाता है और कहता है, "इन्हें तोड़ कर दिखाओ।" चारों ने प्रयास किया, लेकिन वो नहीं तोड़ पाते हैं। फिर उस बूढ़े किसान ने लकड़ी का गट्ठर खोल दिया और चारों बेटों को एक-एक लकड़ी थमा दी। फिर कहा, अब इन्हें तोड़ कर दिखाओ। तो सबने आसानी से उसे तोड़ दिया। फिर उस बूढ़े किसान ने अपने बेटों से कहा, जब ये चारों लकड़ियाँ एक साथ बंधी थी तब तुम में से कोई उन्हें नहीं तोड़ सका। लेकिन जब ये अलग-अलग हो गए तो तुम सबने आसानी से उसे तोड़ दिया। इस तरह अगर तुम सब एक साथ रहोगे तो शक्तिशाली बनोगे और अलग-अलग होकर रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। इसलिए तुम्हें एक साथ रहना चाहिए। और यही कहानी मोटा भाई ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के सभी कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से समझा दी है कि भैया अगर एक साथ रहोगे तभी इस मार्केट में लंबा चल सकते हैं और अगर अलग-अलग होकर रहें तो हम सब एक दिन ज़रूर बिखर जाएँगे। अब इस गेम को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। इस गेम में शुरू से ही 3 तरीके की इंटरनेट सर्विसेज़ हमारे इंडिया में रही हैं। पहला लैंडलाइन ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो हमारे घरों में लैंडलाइन के कनेक्शंस आते थे, उसके साथ जो ब्रॉडबैंड सर्विस हमें मिलती थी, जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वो। और दूसरा मोबाइल इंटरनेट, जो हमारे फ़ोन्स में छोटी सिम्स लगी होती हैं और जिसके थ्रू हम वॉइस कॉल्स और इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वो वाले। और तीसरी एक और कैटेगरी थी, जो कि है वायरलेस ब्रॉडबैंड की, जो हमारे घरों के बाहर एक डब्बे जैसा लटका होता है, डोंगल जिसे हम कहते हैं, जिसके थ्रू हम केवल इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वॉइस कॉल्स उससे नहीं की जा सकती। अब साल 2010 में इसी वायरलेस ब्रॉडबैंड की ऑक्शंस हो रहे होते हैं, तो जो बड़ी कंपनियाँ थी जैसे कि आरकॉम हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया या और अदर जो कंपनियाँ थी, वो इस ऑक्शन के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। अब क्यों नहीं इंटरेस्टेड थी? क्योंकि ये वायरलेस ब्रॉडबैंड से केवल इंटरनेट सर्विसेज़ ही दी जा सकती हैं, वॉइस कॉल्स इससे नहीं किए जा सकते और उनके पास पहले से ही लैंडलाइन का ब्रॉडबैंड कनेक्शन था, जिसके थ्रू वो आराम से वॉइस कॉल्स और दूसरा मोबाइल इंटरनेट, जिसके थ्रू वो आराम से वॉइस कॉल्स और इंटरनेट सर्विसेज़ भी दे रहे थे। तो उन्हें इस तीसरे वायरलेस ब्रॉडबैंड की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उस समय पर वॉइस कॉल्स एक मेजर रोल प्ले करते थे हम लोगों के लिए। उस समय पर इंटरनेट उतना विकसित नहीं हुआ करता था और सारी कंपनियां अपने बाकी के 2 इंटरनेट सर्विसेज से आराम से सबको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही थी, इसलिए उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं लगी। और सरप्राइजिंगली एक छोटी-सी कंपनी जिसका नाम कुछ इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड होता है, वो हमारे सामने आती है, जो कि इस वायरलेस ब्रॉडबैंड को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड रहती है। तो बीच में बाकी सारे लोग कहते हैं कि अरे ये कौन है, एक छोटी-सी कंपनी जो इस वायरलेस ब्रॉडबैंड को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, जिसकी खुद की वैल्यू केवल 2.5 करोड़ रुपए है। और वो इस वायरलेस ब्रॉडबैंड के ऑक्शन में जीतना चाहती है। और इस ऑक्शन की एक कंडीशन ये भी थी कि जो भी कंपनी इस ऑक्शन में एलिजिबल होगी, उसे बैंक से 250 करोड़ की बैंक गारंटी मिलनी चाहिए। तो अब बात ये थी कि एक 2.5 करोड़ के वैल्यूएशन की कंपनी को कौन-सा बैंक 250 करोड़ के बैंक गारंटी देता। कहीं भी अगर कोई भी बिज़नेस लीडर अच्छा परफ़ॉर्म करता है या जीतता है, तो ऐसा वो अकेले नहीं कर सकता। उसके पीछे उसे पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा ही पड़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस केस में भी। इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड, जिसकी खुद की वैल्यूएशन केवल 2.5 करोड़ रुपए थी, उसे एक्सिस बैंक से 250 करोड़ की बैंक गारंटी मिल जाती है और ये कंपनी ऑक्शन जीत भी जाती है। अब जब ये ऑक्शन जीतती है,
11 जून 2013 को उसी दिन शाम को ये पता चलता है कि रिलायंस ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है। अब जब ये खबर बाहर आती है तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में भूचाल सा मच जाता है कि ये कंपनी शुरू से ही रिलायंस की एक शेल कंपनी रही है। रिलायंस अपना नाम सामने से नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो इंडस्ट्रीज के अदर कंपनीज के भी कान खड़े हो जाते कि रिलायंस इस इंटरनेट सर्विस को खरीदना चाह रही है, इसका मतलब कि इसमें कुछ तो बात है। तो बाकी सारी कंपनियां भी इस वायरलेस ब्रॉडबैंड के ऑक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, जिससे इसके और प्राइजेस ऊपर जाते हैं। और ये जो वायरलेस ब्रॉडबैंड इन्फोटेल को इतने सस्ते में मिला है वो नहीं मिलता। और ये बात भी कही जाती है कि इस कंपनी पर शुरू से ही रिलायंस की पकड़ रही है, वरना कौन सा बैंक इसे 250 करोड़ की बैंक गारंटी देता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस दिन शाम को इन्फोटेल हाथ मिला लेती है रिलायंस कंपनी से, उसी समय जो TRAI है, जो कि उस ऑक्शन का रेगुलेटर था, जो कि एक गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है, जिसे ये काम सौंपा गया था कि ये इस ऑक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से करे। उस TRAI ने उस समय पर वायरलेस ब्रॉडबैंड पर वॉइस कॉल्स अलाउ नहीं किए थे, लेकिन साल 2013 में ये कानून बदल दिया जाता है और TRAI कहती है कि अब इस वायरलेस ब्रॉडबैंड पर वॉइस कॉल्स भी अलाउ होंगे। तो जब ऐसा होता है तो सारी बड़ी कंपनीज में हड़कंप मच जाता है कि ये ऑक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। अगर पहले से उनको ये बताया जाता कि इस वायरलेस ब्रॉडबैंड पर वॉइस कॉल्स की सर्विसेज भी दी जा सकेंगी, तो वो भी इस वायरलेस ब्रॉडबैंड को खरीदना चाहते हैं। रिलायंस पर कई सारे एलिगेशन लगते हैं कि ये कंपनी शुरू से ही रिलायंस की सब्सिडियरी रही है। रिलायंस ने सामने से इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो बाकी की अदर कंपनीज भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती, जिससे बिडिंग की प्राइस ऊपर जाती और जिससे बिडिंग बहुत ज़्यादा ऊपर जाती और ये वायरलेस ब्रॉडबैंड उन्हें और महंगे में मिलता। जितने सस्ते में उन्हें अभी ये मिल गया है, ये उतने का नहीं मिलता। सारी कंपनीज का कहना था कि उनके साथ ये गलत हुआ है और इसमें एक बार फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन देखने को मिलती है कि मोटा भाई के लिए उन्होंने गेम के रूल्स ही पलट दिए। और ये कोई छोटी बात नहीं, एक बहुत ही बड़ी बात है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। जब मैच शुरू होना था उस समय कहा गया कि ये T20 मैच रहेगा, 20 ओवर का मैच रहेगा। अब टॉस होता है और इंडिया टॉस जीत जाती है, इंडिया बैटिंग चुनती है। और जब ये बैटिंग कंप्लीट होती है उसके बाद गेम्स के रूल्स को पलट दिया जाता है और कहा जाता है कि अब ये 1 डे मैच है, यानी कि पाकिस्तान को 50 ओवर्स मिलेंगे खेलने के लिए। तो सोचिए ये कितना बुरा हो सकता है। ये जो इतना बड़ा रिवॉल्यूशन जियो नाम का रिलायंस ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में ले आया है, जाहिर सी बात है कि ये अकेले तो नहीं ला पाए होंगे। जियो आज सबसे ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि वो अच्छी डेटा सर्विस देती है या अच्छे नेटवर्क कनेक्शन देती है या अच्छी कवरेज फैसिलिटी देती है। वो इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती थी कि वो ऊपर जाए और टेलीकॉम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी बने। सारी कंपनियां ये भी कहती हैं कि जो अनफेयर एडवांटेज रिलायंस ने ऑक्शन से उठाया है कि जब अगर रिलायंस सामने से आती तो बाकी सारी कंपनियां भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती और जो उससे बिड के प्राइजेस ऊपर जाते हैं उससे गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रिवेन्यू होता, जो कि रिलायंस से नहीं लिया गया है और ये लेना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। अब जब ये सब हो जाता है तो साल 2014 से ही रिलायंस ने अपने जियो 4G को लॉन्च करके एक मोनोपोली क्रिएट करने के विजन में जुट जाते हैं, जहां पर बाकी सारी कंपनियां अपने 2G और 3G के नेटवर्क को ही बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश में जूझ रही थी। वहां पर जियो आती है एक 4G विजन के साथ। साल 2014 में ही जियो ने अपने खुद के टावर्स लगाने शुरू कर दिए, जगह जगह पर फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछानी शुरू कर दी। सबको ये तो पता था कि रिलायंस कुछ तो प्लान कर रहा है, लेकिन आगे आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता था। और जब जियो की आधी आती है तो कई सारी कंपनियां टूट गई, तबाह हो गई, तहस नहस हो गई। बाकी जो कुछ बची वो कैसे कैसे सरवाइव कर पाई। कुछ ने आपस में मर्जर कर लिया। कई सारी तो ऐसी भी कंपनियां हैं जिनके उस समय पर काफी नाम चलते थे, लेकिन आज उनके नाम रह ही नहीं गए हैं। अब साल 2016 में जियो अपना पहला ट्रम्प कार्ड खेलता है, जहां पर सारी कंपनियां 2G और 3G की जद्दोजहद में उलझी थी। वहीं पर जियो लॉन्च करता है अपना पहला 4G का सिम। और एक ट्विस्ट की बात ये भी देखने को मिलती है कि जियो अपनी पहली सिम लॉन्च करता है 5 सितंबर 2016 को, जो कि ठीक एक महीने पहले की डेट होती है डिमोनेटाइजेशन से। जियो अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए एग्रेसिव प्राइजेस एंड फ्री सर्विसेज का भी यूज करता है। शुरुआत में
जियो ने एक-एक आधार कार्ड पर 8-8 फ्री सिम्स अलॉट करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में जियो ने बहुत सारे फ्री ऑफर्स दिए, फ्री सर्विसेज़ दी, जिससे बाकी की कंपनियाँ उससे कम्पीट न कर पाएँ और जो उससे कम्पीट करने के लिए अपने प्राइस को घटाएँ, तो वो लॉस इनकर करने लगे। रिलायंस ने जियो में शुरुआत से ही लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे कि जितने उनके कॉम्पिटिटर्स मिलकर इन्वेस्ट करते, उतना जियो ने अकेले इन्वेस्ट कर दिया था। ये वही फेज़ था जब हमारी अप्रोच वॉइस कॉल से शिफ्ट होकर डेटा सेंट्रिक अप्रोचमेंट में बदल जाती है और उन दिनों जियो हाईएस्ट डेटा स्पीड प्रोवाइड करने वाला नेटवर्क बन जाता है। जियो भी एप्पल की तरह अपने इकोसिस्टम को डेवलप करने के काम में लग जाता है। जियो जब लॉन्च होता है तो वो केवल अपनी सिम नहीं लॉन्च करता, वो जियो सिम के साथ-साथ जियो सिनेमा, जियो टीवी और जियो सावन के जैसे और भी अलग-अलग फ्री सर्विसेज़ देने वाले ऐप को लॉन्च करता है, जिससे कस्टमर उनके एनवायरनमेंट में बँध जाए और चाह कर भी उनसे बाहर ना निकल पाए। जियो का इरादा शुरुआत से ही मोनोपोली क्रिएट करने का था। जियो शुरुआत से ही डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग पॉलिसीज़ का यूज़ किया करता है, जैसे कि लंबे समय तक फ्री सर्विसेज़ प्रोवाइड करने का, जिससे उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे कम्पीट ही ना कर पाएँ। जियो अपने मोनोपोली क्रिएट करने के इस विज़न में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ। उसके बाद कुछ चुनिंदा कंपनियाँ ही बच पाईं और जो बची उन्होंने आपस में ओलिगोपोली फ़ॉर्म कर लिया और अब वो एक साथ मिलकर काम करती हैं। अब चाहे वो डेटा प्राइस सेट करने से हो या फिर किसी जगह पर अपने नेटवर्क सर्विसेज़ ले जाने से हो या एक-दूसरे का टावर यूज़ करने से हो। अब जो कंपनियाँ बची उन्होंने ओलिगोपोली मार्केट क्रिएट करने के लिए मर्जर्स कर लिए और नई कंपनियों के लिए रेगुलेटरी बैरियर क्रिएट कर दिया कि अब किन्हीं और स्पेक्ट्रम्स के दोबारा अगर कहीं ऑक्शन हो, तो उन ऑक्शन में ये सारी कंपनियाँ बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट करती हैं और बिडिंग की वैल्यू को हाईएस्ट रखती हैं, जिससे कोई भी नया कॉम्पिटिटर इस मार्केट में एंटर ना कर पाए। और इस मार्केट में अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए जब भी कोई एक कंपनी अपने रिचार्ज के प्राइसेज़ को बढ़ाती है, तो सेम रेशियोज़ में बाकी की अदर कंपनीज़ भी अपने रिचार्ज के प्राइसेज़ को बढ़ाती हैं। अपनी कॉस्ट को कम रखने के लिए ये एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर ये एक-दूसरे के टावर्स और रिसोर्सेज़ को यूज़ करते हैं। अब ये जो 5G रोल आउट हुआ है हमारे इंडिया में, इसका टेक्नोलॉजी एडवांटेज लेने के लिए तीनों ही कंपनीज़ जियो, वीआई और एयरटेल साथ मिलकर रिसर्च कर रही हैं कि और बेहतर तरीके से 5G नेटवर्क प्रोवाइड किया जा सके। अब अगर ये बात की जाए कि अगर टेलीकॉम कंपनीज़ अपनी प्राइसेज़ को बढ़ाकर इतना गलत कर रही हैं, तो सरकार की देख-रेख इन पर क्यों नहीं है? तो ऐसा नहीं है। सरकार की इन पर पूरी देख-रेख है और अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो सरकार इन पर एक्शंस लेगी। अभी तक का प्राइस हाइक होने का सबसे बड़ा रीज़न है 5G रोल आउट। ये जो 5G रोल आउट हमारे इंडिया में इतनी स्पीड से हुआ है, बाकी के किसी और देश में इतना तेज़ इंटरनेट का रोल आउट नहीं हुआ है और अब ये जो इतनी अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी का बेनिफिट अगर हमें हो रहा है तो इसकी कीमत भी कहीं न कहीं हमें ही भरनी पड़ेगी। इंटरनेट स्पीड के मामले में इंडिया की रैंक बाकी के देशों से अब काफ़ी सुधरी है। अब इंडिया इंटरनेट स्पीड के मामले में 69th रैंक होल्ड करता है और अगर ये देखा जाए तो बाकी के देशों के मुकाबले इंटरनेट की प्राइसेज़ इंडिया में अभी भी कम हैं। सोचिए ज़रा इमेजिन करिए कि जब 4G नहीं आया था, उसके पहले इंडिया में इंटरनेट की कीमत क्या रही होगी? जब 4G नहीं आया था, उस समय पर 1 जीबी डेटा हमें ₹300 का पड़ता था और इंटरनेट की फैसिलिटी इंडिया में लाने के लिए ही इन सब के दामों को कम किया गया था और अब जिनको वापस से बढ़ाया जा रहा है। फिर भी अगर ये देखा जाए कि इंडिया के इंडिविजुअल सैलरी के रेशियो में इंटरनेट की करंट प्राइसेज़ भी ज़्यादा हैं और टेलीकॉम कंपनीज़ का ये कहना है कि अभी इंटरनेट की प्राइसेज़ और बढ़ेंगी। अभी हमारे देश में 5G तो आ गया है और अब इसके आगे के लिए टेलीकॉम कंपनी 6G के लिए भी सोच रही हैं और 6G लॉन्च करने के लिए उन्हें फर्दर अपनी टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वर्कफ़ोर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे ज़ाहिर-सी बात है कि प्राइसेज़ और ऊपर जाएँ। टेलीकॉम कंपनीज़ का ये कहना है कि वो अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के बेसिस पर ही हमसे प्राइसेज़ चार्ज करती हैं और जैसे-जैसे उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, ये एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी बढ़ता जाएगा। इस बार 2024 में जो रिचार्ज के प्राइसेज़ हाइक हुए हैं, उसमें कहीं न कहीं जियो को बहुत बड़ा दोषी ठहराया जा रहा है। लोगों के मन में जियो के प्रति कहीं न कहीं नफ़रत की भावना बन रही है कि अपने बेटे की शादी में पैसे खर्च करने के लिए हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जियो ने लगभग 2.5 साल बाद अपने प्राइस हाइक किए हैं। रिचार्ज के प्राइसेज़ की कीमत सबसे पहले वीआई ने दिसंबर 2019 में बढ़ाई थी और उसके करीब 2 साल बाद भारती एयरटेल ने
दिसंबर 2021 में रिचार्ज की प्राइसेस बढ़ाई और अब लगभग 2.5 साल बाद जून 2024 में जियो ने रिचार्ज की प्राइसेस को बढ़ाया है। और रही बात कि इन बढ़ते रिचार्ज के प्राइसेस से बचने के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए हमें वाईफाई पर शिफ्ट करना होगा या फिर इस पूरे के पूरे ओलिगोपोली गेम से बचने के लिए बीएसएनएल को इस गेम में आना ही होगा। बीएसएनएल शुरुआत से ही हमारे देश की जानी मानी टेलीकॉम कंपनी रही है, लेकिन कुछ करप्ट मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के रूड बिहेवियर की वजह से पिछले कुछ सालों में बीएसएनएल की इमेज बहुत खराब हो गई है। वरना बीएसएनएल के नेटवर्क तो ऐसे ऐसे आउटर एरियाज और ऐसे ऐसे पहाड़ों पर भी हैं जहां पर ये प्राइवेट कंपनियां आज तक नहीं पहुंच पाई। जियो के रिचार्ज प्राइजेज में हाइक के जो ट्रेंड देखने को मिलते हैं वो लगभग 12 से 25% के बीच में होते हैं और इस बार 20% का ट्रेंड देखने को मिला है। और एयरटेल में लगभग रिचार्ज के प्राइसेस की हाइक के ट्रेंड 10 to 20% के होते हैं। पिछले कई सालों से इन प्राइवेट कंपनीज के रिचार्जेस की बढ़ती प्राइसेस को देखकर गवर्नमेंट पिछले 5-6 साल से लगातार बीएसएनएल को बेहतर बनाने के लिए इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट करती जा रही है। और इस साल 2024 में गवर्नमेंट ने बीएसएनएल में एक बहुत बड़ी 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। हालांकि बीएसएनएल अभी 3G पर ही है, वो अभी 4G और 5G पर नहीं शिफ्ट कर पाया है। लेकिन 2024 में ऐसा कहा जा रहा है कि बीएसएनएल को इस साल 4G में लॉन्च किया जाएगा और साल 2025 खत्म होने तक इसे 5G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि इस बात में कहाँ तक सच्चाई रहती है। आप अगर एक बार गवर्नमेंट की बातों पर विश्वास न भी करें तो भी ये जो 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है ये रतन टाटा जी की कंपनी टीसीएस को मिला है। और ये हम पहले से ही जानते हैं कि रतन टाटा जी की ट्रस्ट के मामले में इंडिया में क्या इमेज रही है। अगर बीएसएनएल ऐसा कर पाती है तो कस्टमर्स को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। बीएसएनएल की एक बेहतरीन स्कीम ये भी है कि 1515 रुपए के रिचार्ज में 1 साल का डेटा। बीएसएनएल को इस मार्केट में उतरने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि बीएसएनएल के पास पहले से ही एक बहुत अच्छा कस्टमर बेस मौजूद है और जब वो अपने आइकॉनिक प्राइजेस के साथ आएंगी तो उन्हें कस्टमर्स का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और अब देखना ये है कि बीएसएनएल अपनी बातों पर कहां तक खरा उतर पाती है। अब बाकी अगर आप इस वीडियो को देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप भी इन चीज़ों को जानने के लिए क्यूरियस हैं और मैं भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अब इस वीडियो से मैं अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, प्रज्वल जायसवाल। बाय बाय।